अब हम कंपाउंड्स ऑफ थर्ड ए या केमिस्ट्री ऑफ थर्ड ए डिस्कस करेंगे। थर्ड ए है बोरॉन फैमिली, ठीक है। तो बोरॉन फैमिली में हमारे पास दो एलिमेंट डिस्कस किए गए हैं, एक बोरॉन दूसरा एल्यूमिनियम। और बोरॉन में भी हमारे पास दो कंपाउंड्स डिस्कस हैं, एक बोरिक एसिड दूसरा बोरेक्स, ठीक है। तो हम बोरॉन में बोरिक एसिड्स देखते हैं। तो याद रखें कि जो बोरिक एसिड की टर्म है ये एक जर्नलाइज टर्म है और बोरिक एसिड हमारे पास तीन किस्म के हैं। एक है H3BO3 जिसे हम कहते हैं ऑर्थो बोरिक एसिड या सिंपली बोरिक एसिड भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास टर्म है HbO2 जिसे हम कहते हैं मेटा बोरिक एसिड। और एक है H2B4O7। H2B4O7 जो है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं टेट्राबोरिक एसिड, ठीक है। या हमारे पास इसका नाम टेक्स्ट बुक में पायरोबोरिक एसिड लिखा हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंथ टेक्स्ट बोर्ड, ठीक है। हम सिंथ टेक्स्ट बोर्ड की बात कर रहे हैं। अब देखो इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है ऑर्थोबोरिक एसिड या जिसे हम बोरिक एसिड कहें, ठीक है। और ये बोरिक एसिड सबसे मोस्ट स्टेबल बोरिक एसिड में से ये है। और दूसरी बात ये है कि इन सारे एसिड्स को अगर वाटर में मिलाओगे तो ये फौरन किस में चेंज हो जाएंगे, दे विल चेंज इनटू बोरिक एसिड। ये किस में चेंज हो जाएंगे, बोरिक एसिड में। अब बोरिक एसिड को जो प्रिपेयर किया जाता है वो प्रिपेयर किया जाता है दो कंपाउंड्स से, एक बोरेक्स दूसरा प्रिपेयर किया जाता है इसको बोरॉन नाइट्राइड्स। बोरेक्स क्या है, बोरेक्स को आप कह सकते हो इट इज अ साल्ट ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। इट इज अ साल्ट ऑफ बोरिक एसिड। तो बोरेक्स, बोरिक एसिड की प्रिपरेशन इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोरेक्स एंड बोरॉन नाइट्राइड। बोरेक्स एसिड, बोरेक्स को जब बॉयल किया जाएगा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा बोरेक्स। मैंने आपको बताया था कि इनमें अगर आप वाटर ऐड कर देंगे, इफ यू ऐड वाटर इन देम प्लस वाटर, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। तो यहां वाटर ऐड है तो वाटर ऐड में से फौरन ये किस में चला जाएगा, H3BO3, और पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया सोडियम और सल्फेट, तो ये मिल जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो अगर बैलेंस करें तो यहाँ क्या लगाएं, यहाँ हम लगाएं 4, यहाँ क्या लगाना चाहिए वो आप मुझे बताओ, ठीक है। दूसरा है बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्राइड का फार्मूला क्या है, Bn। बोरॉन का चार्ज कितना है, 3 है, ठीक है। नाइट्रोजन का चार्ज कितना है, 3 है, वो 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये B जाके मिलेगा OH के साथ, N जाके मिलेगा H के साथ। जब B जाके OH के साथ मिलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BOH होल थ्राइस और NH3। इसी BOH होल थ्राइस को हम यूं भी लिख सकते हैं H3BO3। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है इन टर्म्स ऑफ लेयर्स, ठीक है। और इन लेयर्स के बीच में दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, एक वीक वैंडरवाल फोर्स और दूसरी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वीक वैंडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखो जिसकी भी स्ट्रक्चर लेयर्स में होगी तो और उन लेयर्स के बीच में अगर वीक वैंडरवाल फोर्स होगा तो वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकेंगी, दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, दे कैन रोल ओवर वन अनदर। वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकेंगी या वो रोल कर सकेंगी और उन रोलिंग की वजह से वो क्या फील होगा, सॉफ्ट फील होगा। और ऐसी दूसरी भी लेयर होगी और इन लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बताया जाता है 3.18 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। तो because of this distance and there is a interaction hydrogen bonding as well as weak van der Waals force, so these layers slide over one another
और इसी वजह से इसका जो टच है वो सॉफ्ट है या ग्रीसी टेक्सचर है इसका। और यही कैरम बोर्ड वगैरह में आपने देखा होगा जो वाइट कलर का पाउडर डालते हैं वो क्या होता है, वो होता है बोरिक एसिड। ठीक है, समझ गए बात को। अब हम इसके अगर यूजेस देखें, प्रॉपर्टीज देखें, तो ये क्या है, सॉफ्ट, सिल्की एंड वाइट क्रिस्टल, ग्रीसी इन फील ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, रेडिली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। स्पेरिंगली कोल्ड में है, रेडिली किस में है, हॉट में है। और ये क्या है, वीक है, मोनोबेसिक एसिड। अगर हम इसको मिलाएंगे वाटर में तो क्या होगा, देखो BOH होल थ्राइस प्लस वाटर, तो हमारे पास की क्या बन जाएगा, BOH होल 4 और साथ में H बन जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है, इट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये दो एसिड्स होंगे, इनमें वाटर मिलाएंगे हम तो ये क्या बना देंगे, बोरिक एसिड। तो सेम केस, बोरिक एसिड को जब हीट करेंगे हम H3BO3 तो वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। जैसे यहां से वाटर निकालें, H2 निकल गया तो पीछे क्या बना, HBO2। HBO2 क्या है, मेटाबोरिक एसिड। इस मेटाबोरिक एसिड के अगर हम 4 मॉलिक्यूल्स लें, क्योंकि यहां से वाटर नहीं निकल सकता, इसके 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम तो, और इसको हीट करें हम कितना, इसको हीट करें हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमारे पास क्या होगा, देखो 4HBO2 का मतलब हमारे पास H2 निकल गए, पीछे कितने रह गए, 2, बोरॉन 4 और ऑक्सीजन कितने थे, ऑक्सीजन 8, 2 4 8 में से एक निकल गया 7। अगर इसी को आप अबाउट 240 हीट करोगे तो इससे एक और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और अब हमारे पास क्या बन जाएगा, B2O6। B2O6 को हम यूं भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लें तो दिस इज BO3, बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, या हम इसे बोरॉन ऑक्साइड कहें। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है, तो इट गिव्स डिफरेंट products. Its aqueous solution act as a mild antiseptic. इस वजह से इसको आई वॉश में यूज किया जाता है। समझ गए बात को। अब इसको बेस बना के अगर हम एक सवाल लिखें कि बोरिक एसिड when heated at different temperatures it forms metaboric acid, pyroboric acid, बोरिक ऑक्साइड, डी में ऑल। तो क्या होगा, जब इसको 100 तक गर्म करेंगे तो मेटाबोरिक बन जाएगा, 140 तक गर्म करेंगे तो पायरोबोरिक बन जाएगा, जब इसको 240 से अबव गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो बोरिक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। ये सिंपल सी बातें आपके माइंड में रखनी है, एंट्री टेस्ट में ऐसे ही बातें आएंगी, यही सवाल आएंगे, आप अटेम्प्ट कर जाएंगे एंड यू विल बी क्वालिफाइड इंशाल्लाह, राइट। तो दूसरा जो इसका कंपाउंड है वो है बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स मैंने आपको क्या बताया था, ये साल्ट्स होते हैं किसके, बोरिक एसिड के, तो उन्हें कहा जाता है बोरेट्स। और जो कॉमन है बोरेट वो है बोरेक्स, दिस इज मोस्ट कॉमन। जैसे कॉमन हमारे पास एसिड था या सबसे स्टेबल था बोरिक एसिड, तो इसी वजह से इनके साल्ट्स को कहा जाएगा बोरेट्स। और जो सबसे कॉमन है या मैं कहूं जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, हम उसे क्या कहेंगे, बोरेक्स कहेंगे। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेटेड। ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेटेड मींस इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। अकरेंस ये होता है एज ए नेचुरली टिनकल या सुहागा टिनकल, या सुहागा की फॉर्म में ये तिब्बत लेक के अराउंड ये हमें मिलता है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी है कि टिनकल में इसकी कितनी परसेंटेज होती है, ये सवाल आया हुआ है, कितनी होती है, 50 to 55%।
अब इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है दो कंपाउंड्स के साथ, एक बोरिक एसिड, दूसरा कोलेमेनाइट। ये एक मिनरल है जो कैलिफोर्निया में पाया जाता है। बोरिक एसिड के पास हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या हम उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाएं या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएं। सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो बोरेक्स बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यहां मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन होगा वहां प्रोडक्ट सेम होगी। ये ट्रिक एक जहन में रख लो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो प्रोडक्ट होंगी वो सेम होगी। तो यहाँ सिर्फ क्या होगा, यहाँ ये बन जाएगा Na2B4O7, क्या बन जाएगा वाटर, क्या बन जाएगा CO2। अरे नहीं, CO2 सिर्फ नहीं बनेगा, बाकी सारी चीजें वही होंगी। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट में आपको पता है इट गिव्स CO2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन सेम होंगे, प्रोडक्ट सेम होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। तो यहां देखो 12 और 2 14, तो यहां 7 लगा दें, ये 14 हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस। कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट क्या है? एक कैल्शियम का मिनरल है, ठीक है, Ca2B6O11.5H2 दैट इज पेंटाहाइड्रेटेड। इसको जब बॉयल किया जाएगा सोडियम कार्बोनेट के साथ हमें क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, बोरेक्स मिल जाएगा और साथ में मिल जाएगा NaBO2। व्हाट इज द नेम ऑफ NaBO2? अगर आप देखें तो अगर Na की जगह H हो तो ये मेटाबोरिक एसिड बने। Na की जगह H हो तो ये मेटाबोरिक एसिड बने, तो हम क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? सोडियम मेटाबोरेट। अब इसके यूजेस हैं, ये लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, एज अ फ्लक्स यूज होता है सोल्डरिंग और वेल्डिंग में, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में भी यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ग्लासेस में भी यूज होता है, टाइल्स में भी यूज होता है, पोट्री ग्लेजेस में भी यूज होता है। पोट्री समझते होंगे आप, मट्टी के बर्तन वहां पॉलिश करने में या उनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट किस्म की लेयर लगाने में भी यूज होता है। एक इसका एक और यूज है कि ये यूज होता है यूज्ड इन बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहां पे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि कोई ट्रांजिशन मेटल अवेलेबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप बोरेक्स बीड टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या लेंगे? एक ग्लॉस रॉड लेंगे, उसके ऊपर आप बोरेक्स का पाउडर छिड़केंगे, उसको हीट करेंगे आप, तो वो एक ट्रांसपेरेंट किस्म का मोती बन जाएगा। बीड माना मोती, ठीक है। तो उसके ऊपर जिस कंपाउंड में हमें डाउट हो कि इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर कंपाउंड बनाते हैं, तो जैसे ही हम उसके ऊपर लगाएंगे तो वो बीड अगर कोई कलर देगा तो उस कलर से हम अंदाजा लगा सकेंगे कि यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो ये सवाल एक दफा आया हुआ है कि borax is used in bead test, Bayer's test, ठीक है, Lucas test, none of these। तो ये कहाँ यूज होता है? बोरेक्स बीड टेस्ट में, ठीक है। आप इसको नोट करें, देखें, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछें आप। तो अब हम देखते हैं कि मेटलर्जी ऑफ मेटल्स। अब देखें, जो मेटल नेचर में पाए जाते हैं वो या तो उनकी नेटिव स्टेट में मिलते हैं, दैट इज फ्री स्टेट, या हमें मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में। याद रखें, जो मेटल जितना लेस रिएक्टिव होगा वो उतनी ज्यादा प्रोपोर्शन में फ्री स्टेट में मिलेगा, और जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो जो मेटल रिएक्टिव होगा वो हमें कौन सी स्टेट में मिलेगा? कंबाइंड स्टेट में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
इवन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स कौन सी स्टेट में मिलेंगे हमें? कंबाइंड स्टेट में। लेकिन जो मेटल्स लेस रिएक्टिव हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, ये हमें ज्यादातर मिलते हैं नेटिव स्टेट में या अनकंबाइंड स्टेट में। तो हम कहते हैं कि मेटल्स इन नेचर समटाइम फ्री बट मोस्टली इन कंबाइंड स्टेट। कॉपर, सिल्वर, आयरन, मरकरी, प्लैटिनम अकर इन फ्री स्टेट। क्यों? हम ये कह सकते हैं ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी उनकी कम है। और जो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? वो उनकी रिएक्टिविटी की वजह से, विच आर इन कंबाइंड स्टेट दे आर रिएक्टिव। और ये मैं पॉइंट्स पहले से लिख लेता हूं ताकि लेक्चर थोड़ा छोटा सा बन जाए। वैसे पी ब्लॉक का मैं बनाऊंगा तो 8-10 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, ठीक है? तो आई एम रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द लेक्चर। अब मिनरल किसे कहते हैं? मिनरल याद रखें वो चीज, ये जो मेटल कंबाइंड स्टेट में जमीन से निकलते हैं तो ये कहलाते हैं मिनरल, ठीक है? हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, एवरीथिंग दैट इज obtained from अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट से मिलेगी हम उसे क्या कहेंगे? मिनरल कहेंगे। अगर उस मिनरल से मेटल आसानी से निकाला जा सकता है तो हम उस मिनरल को क्या कहेंगे? ओर, ठीक है? तो ओर, अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली। ऐसा मेटल जिससे मेटल आसानी से निकाला जा सके उसे क्या कहेंगे? हम ओर कहेंगे। तो वो जो साइंस जिसमें मेटल से ओर निकाला जाए उस साइंस का नाम है मेटलर्जी, ठीक है? साइंस या टेक्निक थ्रू विच metal can be extracted from its ore, ठीक है? इज कॉल्ड मेटलर्जी। देखें हमने क्या पॉइंट्स पढ़े। हमने ये पढ़े कि जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, जो अनरिएक्टिव होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे, वो अनकंबाइंड फॉर्म में होंगे, नेटिव में होंगे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये अनकंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हमें कौन सी फॉर्म में मिलेंगे? कंबाइंड फॉर्म में। जो चीज जमीन से मिलेगी हम उसे मिनरल कहेंगे। अगर उससे मेटल को निकाला जा सकता है तो अब वो मिनरल क्या कहलाएगा? ओर कहलाएगा। और ये साइंस जिससे मिनरल से ओर, जहां ओर से मेटल को निकाला जाए उस साइंस को क्या कहा जाएगा? मेटलर्जी। अब एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट का कितना बनाता है? 7.3%, ठीक है? और ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है और ये तीसरे नंबर पर आता है आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। और हम ये कह सकते हैं कि इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मेटल। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मेटल है जो पाया जाता है, ठीक है? और इसके कौन कौन से ओर्स होते हैं? सिलिकेट्स की फॉर्म में होता है ये फार्मूलेज हैं, आप याद कर लें। फ्लोराइड्स की फॉर्म में होता है, ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। हमारा फोकस इसके ऊपर होगा क्योंकि जो एल्यूमिनियम निकालेंगे हम इससे निकालेंगे। और किससे निकालेंगे? बॉक्साइड से। बॉक्साइड का वैसे फार्मूला है यहाँ 2H2O लिखा होता है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में NH2O लिखा हुआ है तो हम इसको फॉलो करेंगे, कीप इन माइंड। बाकी जो दूसरे अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली इसमें करेक्शन कर लें। इनिशियली जो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, ठीक है, वो किसने किया था? होलर ने किया था 1827 में, जब उसने पोटेशियम का रिएक्शन करवाया था एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। उसके बाद 1886 तक एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता था जब सोडियम का रिएक्शन करवाया जाता था। किसके साथ? सोडियम और एल्यूमिनियम के डबल क्लोराइड के साथ। लेकिन ये जो मेथड था, दोबारा समझे, सबसे पहले किसने बनाया? होलर ने बनाया। उसके बाद फिर इसको एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता था? एक्सट्रैक्ट किया जाता था जब हम सोडियम का रिएक्शन करवाते थे। किसके साथ? डबल क्लोराइड। किसका? सोडियम और एल्यूमिनियम का। लेकिन ये जो मेथड था, ये मेथड हमें पड़ रहा था एक्सपेंसिव।
ठीक है। तो इस एक्सपेंसिव मेथड की वजह से हमें क्या करना पड़ा, एक मॉडर्न मेथड इस्तेमाल करना पड़ा, जहां हम इसको किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उसके और बॉक्साइट से। और बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करने में हमारे दो स्टेप्स आते हैं। पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट टू एल्यूमिना, माना बॉक्साइट से एल्यूमिना बना है, एल्यूमिना माना Al2O3। अब यहां आपके माइंड में होगा कि यहां हमने Al2O3 रखा है कार्बोरेंडम, कोरेंडम, ठीक है, और यहां हमने रखा है Al2O3 को एल्यूमिना रखा है। तो इसमें व्हाट इज द डिफरेंस, याद रखो, अगर जो चीज Al2O3 हम लैब में बनाए तो वो एल्यूमिना है, अगर नेचुरली मिले तो वो कोरेंडम है। दूसरा स्टेप है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिनिया की इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम अलग मिल जाएगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड्स में हमें पहले इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। याद रखो, इसमें हमारे पास दो किस्म की इंप्योरिटीज पाई जाती हैं, बल्कि जो एक्चुअल है वो 3 किस्म की इंप्योरिटीज पाई जाती हैं। कौन सी इंप्योरिटीज आर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, सिलिकॉन, ठीक है, मींस आयरन का Fe2O3, सिलिकॉन का SiO2। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंप्योरिटी वी अप्लाई द मेथड, ठीक है, इंप्योरिटी के बेस पे हम मेथड अप्लाई करते हैं। याद रखें हमारे पास 3 मेथड हैं, एक है हॉल्स मेथड, ठीक है, दूसरा है हमारे पास बेयर्स मेथड, तीसरा है हमारे पास सरपैक्स मेथड, ठीक है। अब जिसमें ये आयरन होगा उस इंप्योरिटी, उस बॉक्साइड का कलर हो जाएगा रेडिश टाइप, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर वो रेड जैसा है तो मींस उसमें आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी मौजूद है। अगर उसका कलर मट्टी जैसा होगा, क्ले जैसा होगा, तो इट मींस उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। यह मेथड कब अप्लाई होगा, जब बोथ इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट, ठीक है, याद कर लो। हॉल कब अप्लाई होगा, जब दोनों इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो। सरपैक्स कब अप्लाई होगा, जब SiO2 इज एज एन इंप्योरिटी, ठीक है, सरपैक्स और सिलिका एस से समझ लो। बाकी यहां क्या रहेगा, ये अप्लाई होगा तब जब आयरन इज अवेलेबल एज इंप्योरिटी, ठीक है। आयरन अवेलेबल हो कैसे, एज एन इंप्योरिटी, तो उस मेथड को क्या कहेंगे हम, बेयर्स मेथड, ठीक है। दोनों अवेलेबल हो, हॉल्स मेथड अप्लाई करेंगे। आयरन ऑक्साइड वाली इंप्योरिटी अवेलेबल हो, आयरन ऑक्साइड, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, बेयर्स मेथड। सिलिकॉन वाली इंप्योरिटीज अवेलेबल हो तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, सरपैक्स मेथड। इसको नोट कर लें तो फिर हम आगे बढ़ाएं बातों को।